Welcome to everyone. Whether a subsequent suit for a means profits is barred by Order 2, Rule 2 of CPC or not. When a claim for a means profit was not included in earlier suit for the possession of the property, या आप इसे पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का सूट भी बोल सकते हैं या इंजंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेटेस्ट एक जजमेंट था जो कि 2024 में ही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इशू ऑफ लॉ था यूनी वर्ल्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रदेव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड 2024। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये इशू ऑफ लॉ था कि क्या जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है मींस प्रॉफिट के लिए, क्या इस पे ये बार अप्लाई होगा ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सीपीसी, जब ऑलरेडी क्लेम फॉर द मेसने प्रॉफिट, या इसे आप मींस प्रॉफिट भी पढ़ते हैं, इसे मींस प्रॉफिट ही पढ़ते हैं, बहुत लोग इसे मींस प्रॉफिट को मेसने प्रॉफिट भी पढ़ते हैं। When a claim for the means profit was not included in earlier suit, जब आपने सूट फाइल किया तब आपने उसमें अपने मीन्स प्रॉफिट को क्लेम नहीं किया अर्लियर सूट में, जब आपने फाइल किया था पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाई होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर 2 रूल 2 होता है ये मैंडेट करता है कि जो प्लेंटिफ होते हैं, ऑर्डर 2 रूल 2 mandates that plaintiff must include their entire claims related to specific cause of action in one lawsuit। जब भी प्लेंटिफ अपना सारा जब केस फाइल करते हैं ना प्लेंटिफ, तो जो भी स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन होता है ना उससे रिलेटेड वो इंटायर अपने क्लेम को वहीं पे कोर्ट से उनको मांगना होता है। ना कि आपने एक बार स्पेसिफिक अपने किसी कॉज ऑफ एक्शन को लेके सूट फाइल किया, आपने उस टाइम तो उस क्लेम को नहीं मांगा, फिर बाद में आप लेटर कोर्ट के सामने केस फाइल करके फिर आप उसी स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड दूसरे क्लेम को मांग रहे हैं, ये बार करती है ऑर्डर 2 रूल 2। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या जब किसी बेसिकली जो यहाँ पे प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ जो है ओरिजिनल जो प्लेंटिफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी केस किया तो डिफेंडेंट ने केस फाइल किया, क्योंकि जो ओरिजिनली जो प्लेंटिफ थे उन्होंने सूट फॉर द पोजेशन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए सूट फाइल किया था कोर्ट के पास। बट उस टाइम तो उन्होंने केवल अपना पोजेशन के लिए सूट फाइल किया था, बट बाद में कोर्ट के पास अपने मींस प्रॉफिट के लिए भी सूट फाइल किया, जो कि मींस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, उन्होंने सूट फाइल किया सूट फॉर इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके लिए बाद में जिसे कि मेसने प्रॉफिट बोलते हैं, इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने बाद में सूट फाइल किया। कि अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑर्डर सेक्शन 2 सब रूल 12 ऑफ द सीपीसी बताती है कि मेसने प्रॉफिट क्या होता है। मेसने प्रॉफिट ये होता है कि किसी भी पर्सन ने किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी को, या तो वो मूवेबल है या तो इमूवेबल है, इसको इलीगली रूप से अगर उन्होंने रॉन्गफुल पोजेस्ट किया है और ड्यूरिंग सच रॉन्गफुल पोजेशन उन्होंने जो भी उससे प्रॉफिट लिया होता है, जो भी उससे इंटरेस्ट लिया होता है, कोर्ट उसे भी ग्रांट करती है एक्स्ट्रा, जो कि कंपनसेटरी इन नेचर में होता है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि मींस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। कि बेसिकली जब प्लेंटिफ कोई भी सूट का जो भी केस होता है ना, तो जो प्लेंटिफ होते हैं वो केवल अपना सूट फाइल करते हैं उस अपने लैंड के एक्विजिशन के लिए, एक्वायर के लिए, कि मुझे इसका पोजेशन मिल जाए। तो पोजेशन तो कोर्ट ग्रांट करती है, इसके साथ ना कोर्ट उनके मींस प्रॉफिट को भी ग्रांट करती है। तो मींस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्लेंटिफ ना बाद में क्या करते हैं केस में कि वो उसके प्लेंटिफ क्या करते हैं बाद में उसके इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का सूट फाइल करते हैं बाद में। तो कोर्ट फिर क्या करती है ना, मींस प्रॉफिट को फिर देखती है कि जब से सूट चला आ रहा है, जब से प्लेंटिफ ने उस प्रॉपर्टी, क्योंकि एक केस को जब फाइल किया जाता है तो बहुत लंबा टाइम लेता है उसको डिसाइड होने में। तो उस टाइम से लेके जब तक सूट चला आ रहा है, जब से ये कोर्ट को पता चल गया कि हाँ इसने इस टाइम पीरियड के बाद से इसने इलीगल इस प्रॉपर्टी को पोजेस्ट किया था, तो कोर्ट आपको पोजेशन तो देती है, साथ में आपने जितना
प्रॉफिट को एक लिया था ना, उस प्रॉपर्टी को पोजेस्ट करके, उसका भी अमाउंट देती है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, अब आपको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे फैक्ट्स बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे बताना था आपको कि मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, जिसका सूट फाइल किया जाता है इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या ये सूट और जो प्लेंटिफ ने ऑलरेडी जो फर्स्ट सूट फाइल किया था किसके लिए, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या ये दोनों जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे है या डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन पे है। अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे होगा ना तो ऑर्डर 2 रूल 2 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 जो होता है ना वो ये मैंडेट करता है कि जो प्लेंटिफ है जब भी किसी भी सूट को फाइल करेंगे तो वो स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन से रिगार्डिंग अपने सारे क्लेम को इंक्लूड करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि प्लेंटिफ ने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ओमिट्स किया है उस पार्ट को, उस क्लेम को वहाँ पे रेज करने से। तो कोर्ट वहाँ पे क्या करती है, उसको इंटरटेन नहीं करती है, ये मैंडेट करती है ऑर्डर 2 रूल 2। बट इसका एक कंडीशन है, अगर वो सेपरेट सूट बाद में फाइल करते हैं तो उनको क्या करना होता है, कोर्ट से परमिशन लेना होता है, लीव देना होता है कोर्ट को। फिर कोर्ट देखती है कि क्या ऐसा हो सकता था कि इन्होंने, कोर्ट को सेटिस्फाइड होना पड़ता है कि हाँ, लीव जब दिया जाता है ना कोर्ट के सामने कि मैं अब अपने इस इशू को जो मैंने अर्लियर में मैंने इस अपने क्लेम को नहीं मांगा था, अब मैं इस क्लेम को मांगना चाहता हूँ, तो कोर्ट वहाँ पे देखती है, सेटिस्फाइड होती है, तभी कोर्ट आपके उस क्लेम को क्या करती है, कोर्ट ग्रांट करती है। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट के पास इशू ऑफ लॉ था कि वेदर अ सब्सिक्वेंट सूट फॉर द मीन्स प्रॉफिट इज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी और नॉट। फिर क्या था, अगेन इसमें और ऐड है क्वेश्चन ऑफ लॉ कि which a claim for the means profit was not included in earlier suit। अर्लियर सूट में उन्होंने मीन्स प्रॉफिट को नहीं इंक्लूड किया था, बट अर्लियर सूट में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, कौन से सूट में, फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी में। तो यही सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था, ये इशू ऑफ लॉ था सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी जो लेटेस्ट केस था यूनिवर्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडियदेव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ही रेफर किया 2023, और जिस केस का नेम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सॉरी भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड बीपीसीएल वर्सेस एटीएम कमेटी प्राइवेट लिमिटेड 2023। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसमें जो प्लेंटिफ जो हैं, जो कि इस सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो प्लेंटिफ यहाँ पे क्या बन गए थे, रिस्पोंडेंट बन गए। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है ना प्लेंटिफ, उन्होंने इसी जजमेंट का बस रेफरेंस दिया कोर्ट को अपने आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि जो उनके एडवोकेट्स हैं तो उन्होंने इसी केस का रेफरेंस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे रिलाई करते हुए इस केस में अपना वर्डिक्ट दिया। तो मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगी अगेन कि इसमें क्या था, क्योंकि अब आपको जानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को कैसे इंटरटेन करते हुए, बेस बनाते हुए इसमें जजमेंट दिया। तो अब आपको 2023 के जजमेंट को नोट डाउन कीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा आप भी, और मतलब इस जजमेंट में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। बीपीसीएल वर्सेस एटीएम कमेटी प्राइवेट लिमिटेड, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि क्या जो सूट फॉर द इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन, जिसको कि हम मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं, और सूट फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या ये डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है या सेम कॉज ऑफ एक्शन है। अगर वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है देन ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाई नहीं होगा, और अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है देन अप्लाई होगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया। तो अब मैं आपको इस केस का फैक्ट्स बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का जो सूट होता है वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन होता है, एंड जो मीन्स प्रॉफिट का जो सूट होता है वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन का होता है, दोनों सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मीन्स प्रॉफिट होता है ये इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन के लिए फाइल किया जाता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो कि इंक्रीज होता है, ये फ्रॉम डे टू डे इंक्रीज होता है मीन्स प्रॉफिट। अब आपको समझ में आएगा कैसे, ये कॉन्टिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है मीन्स प्रॉफिट। कैसे? क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन से रिलेटेड अपना केस फाइल करते हैं तो सूट तो बहुत लंबा चलता आता है, तो उस टाइम तक तो कोर्ट डिसाइड नहीं करती है कि प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की है या डिफेंडेंट की है, तब तक वो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेता है। तो उस टाइम से, जितने टाइम से वो प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेता है,
उसका भी तो अमाउंट उसे मिलना चाहिए ना, उसका भी तो उस प्रॉपर्टी से जितना उसने बेनिफिट लिया, प्रॉफिट लिया उस प्रॉपर्टी से, उसे भी कोर्ट ग्रांट करती है। आपको पोजीशन तो देती ही है, साथ में आपको क्या देती है, मीन्स प्रॉफिट भी देती है। तो इसलिए जो मीन्स प्रॉफिट होता है वो डे टू डे इंक्रीज होता है। तो आपको समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में यही जजमेंट दिया कि सूट फॉर द इंजंक्शन एंड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सूट फॉर डैमेजेस फॉर इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसे हम मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं, आर टू डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन, हेंस ऑर्डर 2 रूल 2 नॉट अप्लाइड। एंड तो यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 का जो बार है वो अप्लाई नहीं होगा। अब मैं आपको चाहती हूँ कि मैं इस केस का आपको फैक्ट्स भी बताऊँ, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी इस जजमेंट को समझने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओरिजिनली ये केस क्या था। जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये एपिलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच केस होता है, ये तो आपको बेसिक पता होगा। तो जो यहाँ पे ओरिजिनल, जो यहाँ पे एपिलेंट है ना, वो क्या है, ओरिजिनल केस में जब ये फर्स्ट जब ये केस इंस्टीट्यूट हुआ, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो रोल प्ले आता है, जो हम ट्रायल कोर्ट के पास जाते हैं, तो बेसिकली जो प्लेंटिफ है वो यहाँ पे क्या है, एपिलेंट है, सॉरी, जो प्लेंटिफ है वो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, जो और जो एपिलेंट है वो डिफेंडेंट है। आपको समझ में आ गया है कि एपिलेंट कौन है, डिफेंडेंट है, और जो रिस्पोंडेंट है वो क्या है, प्लेंटिफ है। तो ओरिजिनल जो सूट होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है फार्म हाउस का, तो वो उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग लाइसेंस क्रिएट किया जाता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। तो इस केस में क्या होता है, 25 को 2008 में, डेट इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। 2008 में एक लाइसेंस क्रिएट हुआ बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और फिर क्या हुआ, ये 3 लाख का था कि पर मंथ प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को देना था। बट बाद में क्या हुआ, डिफेंडेंट ने नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट में। तो फिर प्लेंटिफ ने लीगल नोटिस दिया 2014 में डिफेंडेंट को। फिर डिफेंडेंट ने रिप्लाई दिया उस लीगल नोटिस का 2014 में ही दिया उन्होंने। उसके बाद सूट फाइल हुआ 2015 में। 2015 में जब सूट फाइल हुआ तो प्लेंटिफ ने उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो भी चार्जेस जो ड्यू हैं, जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट नहीं करने का, मेरे प्रॉपर्टी को पोजीशन लेते हुए उन्होंने जितना हमें पेमेंट देना था उन्होंने पेमेंट नहीं किया, उसका अमाउंट उन्हें देना चाहिए। प्लस इसमें ना एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन किया है कोर्ट ने, और आप भी इस जजमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, कि इस केस में जो प्लेंटिफ है ना, उन्होंने ये अपने राइट को ना कोर्ट के सामने बताया भी था। फर्दर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया था कि वो अपना रिजर्व कर रहे हैं राइट टू क्लेम, अपने राइट टू क्लेम को वो रिजर्व कर रहे हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट, किससे रिलेटेड, फॉर द रिकवरी ऑफ द इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये इस चीज़ को वो रिजर्व कर रहे हैं, किससे रिगार्डिंग, जो उन्होंने जितना भी इलीगल यूज किया है जिस इस प्रॉपर्टी को, जब से उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है प्लेंटिफ को, और जब तक ये केस डिसाइड होगा तब तक इस चीज़ को वो अपने इस राइट को वो रिजर्व रखेंगे। बाकी तो वो सूट फॉर द पोजीशन के लिए तो अप्लाई कर ही रहे हैं, साथ में अपना ये राइट को भी वो रिजर्व करेंगे। ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो फिर क्या होता है, कोर्ट के पास डिफेंडेंट ने इसके बाद क्या किया, डिफेंडेंट ऑब्वियस सी बात है कि इसको चैलेंज किया डिफेंडेंट ने भी कि नहीं प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। तो ये डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का ये वाला तो पोजीशन का तो सूट चलता रहा। फिर क्या हुआ, जो प्लेंटिफ है उन्होंने अपना इस चीज़ को कोर्ट के पास क्लेम किया, कौन सी चीज़ को, मींस प्रॉफिट का, इलीगल यूज एंड डैमेजेस का भी। एक साइड तो उनका पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी का तो चल ही रहा था केस, इसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट के सामने 2015 में ही विद इन 7 मंथ में उन्होंने कोर्ट से सीक किया, जिसमें लीव दिया कोर्ट को कि मैंने अपना ओरिजिनल सूट में मैंने अपने उस राइट को रिजर्व किया था कि मैं क्लेम करूंगा आगे चलकर, किससे रिगार्डिंग, फॉर द रिकवरी ऑफ द इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसमें ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 अप्लाई होता है कि आप कोर्ट के सामने लीव देते हैं, सीकिंग लीव टू द कोर्ट फॉर द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन बाय द वे ऑफ द सेपरेट सूट फॉर द क्लेमिंग ऑफ द एरियस, जो भी अमाउंट है जो उन्होंने स्टोरेज हाउस को, जो उन्होंने अमाउंट जो भी उनका बनता है इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन का, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द लीगल नोटिस, लीगल नोटिस के बाद से, जब से उन्होंने लीगल नोटिस दिया तब से जब तक ये सूट चलता आएगा तब तक का
उन्होंने अपना मीन्स प्रॉफिट को कोर्ट से क्या मांगा, यहाँ पे कोर्ट से उसके लिए लीव डाला, एप्लीकेशन डाला। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर टू रूल टू सब रूल ऑर्डर टू रूल टू सब रूल 3 रीड विथ सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी के साथ इन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया। कोर्ट ने देखा कि हाँ ये तो इनका बनता है इलीगल यूज का। उन्होंने ऑल दो उन्होंने सूट क्या फाइल किया था, एक तरफ तो उनका सूट था किस चीज़ का, वो एक अलग सूट है जहाँ पे उन्होंने अपना सूट क्लेम किया था किससे रिगार्डिंग, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। दूसरा सूट उन्होंने किससे किससे रिगार्डिंग कोर्ट से मांगा कि जितने टाइम तक उन्होंने मेरे रेंट को पे नहीं किया है और उसके बाद वो बेनिफिट भी ले रहे हैं उस हाउस का, क्योंकि अगर वो आपको तो वो प्रॉपर्टी उनको देना ही है, साथ में अगर वो प्रॉपर्टी मेरे पास होता तो मैं उसका प्रॉफिट लेता ना। मान लीजिए कोई हाउस है, मान लीजिए अगर आप किसी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो एक रेंट एग्रीमेंट होता है, तो आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आप उस घर को खाली नहीं कर रहे हैं और अगर वो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड के पास होता, अगर वो खाली हो गया तो उसका वो बेनिफिट लेता, फर्दर वो रेंट पे देता, तो वो भी तो उसका यहाँ पे मिलना चाहिए ना। तो उसी चीज़ को बोला जाता है मीन्स प्रॉफिट, जितना आप उस चीज़ को बेनिफिट लेते हैं उस प्रॉपर्टी को इलीगल पोजेस्ट करते हुए। और एक साइड किस चीज़ का सूट रहता है ओरिजिनली, उसके पोजेशन के लिए कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे को इसका पोजेशन मिलना चाहिए। तो इसका इन्होंने फाइल किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया। फिर यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उन्होंने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास उन्होंने चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि उन्हें ना राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो अपने पॉइंट्स को भी रखें, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और रिमांड बैक किया ट्रायल कोर्ट को इसके साथ कि वो डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी दे कि उनको भी वो सुने। फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब 2014 में ये उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया, 2014 में उन्होंने अपना लीव के लिए कोर्ट के पास भेजा मैसने प्रॉफिट के लिए। ट्रायल कोर्ट ने उसके ऑर्डर पे डिसाइड कर दिया था, प्लेंटिफ को ग्रांट कर दिया था। फिर जब ये हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो 2 साल लगा। 2016 में हाई कोर्ट ने अगेन इसको हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया ट्रायल कोर्ट के कि आप अब डिसाइड करें, क्योंकि आपने ओरिजिनल प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को सुना नहीं था। फिर ट्रायल कोर्ट ने सुना, उसके बाद उन्होंने फिर अगेन उनके फेवर में ऑर्डर दे दिया, प्लेंटिफ के ऑर्डर में और फेवर में। तो फिर जब प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर दे दिया, फिर ये हाई कोर्ट के पास अगेन पहुंचे उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, बट इन्होंने इस टाइम अंडर आर्टिकल 227 में आप फाइल किया। तो फिर जब ये हाई कोर्ट ने क्या किया, उनके ट्रायल कोर्ट के ही वर्डिक्ट को असर्ट किया कि हाँ जो ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट था यहाँ पे मैसने प्रॉफिट मिलना चाहिए। जब ये ट्रायल कोर्ट ने पूरा डिसाइड कर दिया ना, तो फाइनली क्या हुआ, जो एक अलग सूट चला आ रहा था किस चीज़ का, जो लीगल नोटिस के बाद 2014 से जो केस चला आ रहा था जो सूट फॉर द पोजीशन का, उसमें फाइनल वर्डिक्ट आ गया 2016 में ही। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो डिफेंडेंट थे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को किसको दे दिया, प्लेंटिफ को हैंड ओवर कर दिया। बट जो ये मैसने प्रॉफिट जो ग्रांट किया गया था ना, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास कि यहाँ पे किस ग्राउंड पे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के पास, कौन से पावर को उन्होंने इन्वोक किया, कौन से लीगल ग्राउंड को। तो उन्होंने ऑर्डर 2 रूल 2 को यहाँ पे बोला कि ये सेम कॉज ऑफ एक्शन था, सेम कॉज ऑफ एक्शन था, और तो एक ही सूट का था, से एक सूट में सेम कॉज ऑफ एक्शन को क्लेम करना चाहिए था। इन्होंने पहले तो अपना मीन्स प्रॉफिट का तो क्लेम किया नहीं था, बाद में ये सेपरेट सूट फाइल कर रहे हैं, तो इसको सेट असाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड करते हुए ये क्लियर कर दिया कि जो मीन्स प्रॉफिट होता है और सूट फॉर द पोजीशन होता है वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन होता है। प्लेंटिफ जो है वो अगर फर्स्टली जब सूट फाइल करते हैं तो वो उस टाइम अगर इस क्लेम को नहीं रेज करते हैं तो दोबारा सेपरेट सूट फाइल करके क्लेम को रेज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है। क्यों डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, क्योंकि जो मीन्स प्रॉफिट होता है वो डे टू डे इंक्रीज होता है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इंक्रीज होता है, और ये क्या होता है, ये एक कॉन्टिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन होता है। कॉन्टिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन कैसे होता है, जब से सूट चला आ रहा है, सूट को चलने में कितने साल लग जाते हैं, तब से एक एक दिन से उनका प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है बढ़ता जाता है, और तब तक आपने मतलब पोजेशन में लिया हुआ है तो उसका तो उसका तो कंपनसेटरी चार्ज आप पे किया जाएगा ना, इविक्शन तो किया ही जाएगा, इविक्शन ऑर्डर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके अगेंस्ट क्या दिया जाएगा, मीन्स प्रॉफिट भी दिया जाएगा। ये कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये दो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाई नहीं होगा, और ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। और इसके और एक और बात बोली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2000, क्योंकि 2016 में ये ऑर्डर आ गया था,
मीन्स प्रॉफिट वाला भी कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था प्लेंटिफ के फेवर में। एंड 2016 में उन्होंने प्रॉपर्टी को हैंड ओवर तो कर दिया था, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, सूट को भी उन्होंने विड्रॉ कर दिया था प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट। बट डिफेंडेंट ने क्या किया था ना, यहाँ पे बस मीन्स प्रॉफिट वो देना नहीं चाहता था, जो इलीगल यूज किया था उतने टाइम के पीरियड का वो देना नहीं चाहता था। उसको उसने सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया 2016 में उसके अगेंस्ट ऑर्डर आने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि आपने 2016 से लेकर, क्योंकि हमारे कोर्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है डिसीजन देने में, तो आपने 2016 से लेकर 2024 तक इतना लंबा पीरियड चला, आपने तब तक इस चीज़ को प्लेंटिफ को देखा जाए तो आपने एक तरह से क्या किया, उसके प्रॉपर्टी का आपने वो अमाउंट भी नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। और प्लस ये केस कब से चला आ रहा है ओरिजिनली, जब से उसका मीन्स प्रॉफिट बनता है 2008 से चला आ रहा है, सॉरी हाँ 2014 से, क्योंकि 2008 में तो लीज एग्रीमेंट बना था। जब उसने लीज एग्रीमेंट में जब उसने डिफ़ॉल्ट किया तब 2014 में उन्होंने केस फाइल किया। मतलब लीगल नोटिस जब सर्व किया जाता है उस टाइम से उसका मीन्स प्रॉफिट बन रहा था। अब देखो 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2024 में ये जजमेंट आई फाइनली। तो प्रॉपर्टी तो उसको ऑल 2 साल में ही मिल गई थी, पोजेशन तो मिल गई थी, पोजीशन का तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2014 में चला और 2016 में उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया। बट आप देखो कितने साल लग गए मीन्स प्रॉफिट को मिलने में। उसको 2014 से लीगल नोटिस उसे सर्व किया था और 2024 में इसका सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वर्डिक्ट दिया। तो इसमें कितना लंबा टाइम मिला। तो यहाँ पे एक तरह से मुझे हंसी भी आ रही है कि यहाँ पे डिफेंडेंट ने जो इतने तिकड़मबाजी लगाई, हाँ तिकड़मबाजी, कि मैं अपने मीन्स प्रॉफिट से बच लूँ, मैं ये ना दूँ, मतलब प्रॉपर्टी का जो मैंने इलीगल फ़ायदा उठाया था वो मैं ना दे पाऊँ, रेंट का चार्जेस, इससे बचने के लिए जो इंटरेस्ट कोर्ट लगाती है, क्योंकि जो मीन्स प्रॉफिट होता है कंपनसेटरी नेचर का होता है। तो अब सोचो आप उसको कितना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। एक तरह होता है कि अगर 2 साल में ही केस का उसको पोजीशन मिल गया था, तो उसको एक तरह से देखा जाए तो 2014 से 2016 में उसका पोजीशन जब दे दिया गया था तो 2 साल का ही मीन्स प्रॉफिट देना था। बट वो तो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, और तब सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो गए तो 2016 से लेकर 2024 में डिसीजन आया है, और सूट कब से चला आ रहा है 2014 से। तो उनको कितना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, आप देखो, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी थी वो 30 लाख की थी। आप देखो कितना ज़्यादा, मतलब उसको शायद कोर्ट ने उसमें अमाउंट भी बताया, मैं भूल रही हूँ, आप एक बार जजमेंट को पढ़िएगा। इस जजमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस जजमेंट ने मुझे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसे कि आपको पता होगा मीन्स प्रॉफिट में इसमें डिफेंडेंट ने ना एक और सूट फाइल किया था। जैसे कि हम किसी की प्रॉपर्टी को, जब हम मानिए अगर एक लीज एग्रीमेंट होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम लेते हैं लीज के लिए, तो हम कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बनवाते हैं उसमें अपने यूज के लिए। तो जब प्रॉपर्टी को उन्होंने हैंड ओवर किया ना, तो जो उसने इम्प्रूवमेंट किया था ना उस प्रॉपर्टी को, उसको भी क्लेम किया उन्होंने प्लेंटिफ से कि हाँ चलिए हमने तो आपका प्रॉपर्टी को दे दिया, बट अब आप मेरे उस आपकी प्रॉपर्टी में जो हमने इम्प्रूवमेंट किया था वो तो हमें अमाउंट दें। वो भी एक अलग सूट था इस केस में। तो वो केस का तो इसमें कहीं रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, ऑल्दो जो इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी में होती है ना वो मिल जाती है डिफेंडेंट को, क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट किया था अपने यूज के लिए, तो वो उसे दे दिया जाता है, उसका देना होता है। बट यहाँ पे आप देखिए कि मीन्स प्रॉफिट से आप जब भी ऐसा कुछ केस देखिए ना, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आप हमेशा क्लेम कीजिए मीन्स प्रॉफिट का, हमेशा कीजिए। और अगर आप बाद में कर रहे हैं ना, तो इससे बाद में कीजिएगा तो क्या होता है कि अगर कोई एडवोकेट ऐसे ही मिल गए जो उनको बचाना चाहे, तो ऐसे ही तिकड़मबाजी लगेगा, एक लंबा पीरियड खींचेगा। तो आप हमेशा ना अपने इस जो क्लेम को ना, जब आप ओरिजिनली जब सूट फाइल कीजिए ना, तो आप अपने इस क्लेम को मेंशन करवा दीजिए कि मैं अपने इस क्लेम को मेंशन कर रहा हूँ, रिजर्व कर रहा हूँ राइट टू क्लेम अगेंस्ट द डिफेंडेंट for the recovery of the for the recovery of the uses for the recovery of the illegal use and occupation of the property। कि जब इसका मैं अपने राइट को क्या कर रहा हूँ, रिजर्व कर रहा हूँ, फर्दर मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। ये आप ओरिजिनल सूट में स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं, और बाद में आप सेपरेट सूट भी फाइल कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप नहीं भी इसको मेंशन कर रहे हैं ना, फिर भी आप बाद में एक सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो मीन्स प्रॉफिट का जो सूट होता है और सूट फॉर द पोजेशन
सूट फॉर द पोजीशन बोलिए या इंजंक्शन बोलिए, दोनों सूट का सेम नेचर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सूट फॉर द पोजीशन एंड सूट फॉर द पोजीशन एंड इंजंक्शन, एंड दूसरा क्या है, मीन्स प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैसे सूट फाइल करते हैं, फॉर द इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन। ये दोनों सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पे ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर टू रूल टू तो वहाँ अप्लाई होता है ना जहाँ पे स्पेसिफिक, जहाँ पे ये मैंडेट करती है ऑर्डर टू रूल टू कि जब भी प्लेंटिफ जब अपने केस को फाइल करेंगे तो इंटायर क्लेम को वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे इंटायर क्लेम क्या करेंगे, रेज करेंगे रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन। बट स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन क्या मतलब, सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड वो अपने इंटायर क्लेम को मांगेंगे कोर्ट से। बट यहाँ पे जब देखा जाए कि सूट फॉर द पोजीशन एंड मेसले प्रॉफिट, ये स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, ये दो डिफरेंट डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पे ऑर्डर टू रूल टू का क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर टू रूल टू का जो मैंडेटरी जो प्रोविज़न है, जो बार है, वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। और एक और चीज़ आपको एडिशनली बता दूँ, यहाँ पे कोर्ट के पास पावर होता है कि ऑर्डर टू रूल टू सब रूल 3 में, ये आप कोर्ट के पास जब लीव देते हैं तो कोर्ट वहाँ पे देख लेती है कि हाँ, अगर इन्होंने ओरिजिनली सूट में नहीं दिया था बट बाद में कोर्ट को लगता है कि हाँ इसे ग्रांट किया जा सकता है, तो भी आपको कोर्ट के पास पहले अपनी लीव देना पड़ेगा। देन कोर्ट आपकी उस एप्लीकेशन में क्या करती है, ग्रांट कर देती है। देन आप फर्दर अपने इस क्लेम को रेज भी कर सकते हैं। तो वो केस टू केस डिफर करता है। बट कोर्ट यहाँ पे देखती है हमेशा, कोर्ट की क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन से, सेम स्पेस मतलब जो भी सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड ये क्लेम है या डिफरेंट है, ये कोर्ट ज़रूर चेक करती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया हो। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, मैं चाहती थी कि मैं इसको शॉर्ट में बताऊं, कि बस आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है, मतलब बस आपको एक लाइन का जजमेंट बता दूं। मेरा क्या रहता है ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको केस को ना समझने का आइडिया बताऊँ, कि आप केस को कैसे समझें और कैसे उसको अप्लाई करें जब आपके पास वो पर्टिकुलर सिचुएशन आता है। क्योंकि मेरे को क्या लगता है ना कि जैसा मैं समझती हूँ, जैसे मैंने समझा है लॉ को और जैसे मैं अप्लाई करती हूँ, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वैसे ही बताऊँ। मेरा कहीं भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि मैं बहुत व्यू के लिए बनाऊँ, लंबे छोटे छोटे वीडियोस बना दूँ और वहाँ पे क्लियर ना हो पाए। और छोटे वीडियो बनाने का पीछे का रीज़न नहीं है कि छोटे बड़े वीडियो से मुझे अपने व्यू को रीच करना है। मेरा क्या है ना कि बस समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाहती हूँ। और मैं ना सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि जब तक मैं फैक्ट्स ना बताऊँ, थोड़े से उसके लीगल बैकग्राउंड ना बताऊँ, तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। तो आई होप थोड़ी लंबी वीडियो हुई है, नो डाउट, क्योंकि आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस, या अगर आपको एक लाइन में अगर देखा जाए तो आप, मैं इसको बता सकती थी जैसे कि मैंने अपने बताया भी, अगर आप चाहें तो, मतलब आप चाहें तो आप बस शॉर्ट में ही देख सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी इस जजमेंट को पढ़िए और ऐसे ही समझिए। ऑल्दो ये जजमेंट बहुत छोटा सा है, आप जब पढ़िएगा तो 12 या 13 पैरा का है, तो बहुत छोटा सा है, बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब लास्ट में आपको ये बोलूँगी कि जब भी आपके पास अगर एग्जामिनेशंस में या कहीं भी आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेदर अ सूट फॉर द मीन्स प्रॉफिट, जिसको कि आप आपके सामने आ सकता है इलीगल यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द सूट एंड सूट फॉर द पोजीशन आर बेस्ड ऑन अ सेम कॉज ऑफ एक्शन और नॉट, एंड इफ़ क्या हो सकता है कि अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अप्लाई होता है, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे है, देन क्या यहाँ पे ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई होगा कि नहीं। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आपको कुछ भी इस वीडियो से रिगार्डिंग पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करूँ। और हाँ, एक और चीज़ का रेफरेंस दूँगी कि मीन्स प्रॉफिट से रिगार्डिंग ना, मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी समझा रखा है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में भी इससे रिगार्डिंग। तो आप मेरे उस प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।